हर महीने जब आपकी सैलरी आती है तो एक हिस्सा आपके बैंक अकाउंट में आने से पहले ही कट जाता है। जब आप एक पैकेट दूध या पेट्रोल खरीदते हैं तो आप टैक्स चुकाते हैं। 1 फरवरी को वही पैसा एक डॉक्यूमेंट में बदल जाता है जिसे हम बजट कहते हैं। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक सरकारी भाषण समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन याद रखिए ये भाषण आपकी मेहनत की कमाई का हिसाब है। अगर आप आज नहीं जागेंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि विकसित भारत के बड़े बड़े वादों के नाम पर आपका पैसा कहां और कैसे उड़ाया जा रहा है। मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने एक चमचमाती दुनिया की तस्वीर पेश की है, जिसमें सेमीकंडक्टर्स, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कंटेंट क्रिएशन लैब्स और भी बहुत सारे चीजों की ध्यान रखा गया है। अनाउंसमेंट्स ऐसे किए गए हैं कि इंडिया कल सुबह ही सुपर पावर बन जाएगा। लेकिन इन अनाउंसमेंट्स के शोर में कुछ जरूरी आवाजें जैसे गुमसी गई हैं। 2026 का बजट हमें दिखाता है कि देश अमीर हो रहा है, पर हिडन क्राइसिस यह है कि हमारा हाउस होल्ड सेविंग्स इतने नीचे गिर गया है कि पिछले 50 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। जीडीपी रिकॉर्ड तोड़ रही है, पर आम आदमी कर्ज में डूबा हुआ है। तो ये तरक्की का रोड मैप है या सिर्फ एक डिजिटल धोखा जो आम टैक्स पेयर की जेब पर टिका है? आज हम हाइप से नहीं, रियल नंबर से इस बजट का पोस्टमार्टम करेंगे। मेरा नाम है शुभ और ये कहानी है उस बजट की जो शायद आपको भूल गया। जैसे कि मैंने बताया कि आम आदमी की जेब दिन व दिन खाली होता जा रहा है, तो सवाल यह है कि वो पैसा जा कहां रहा है। इसका जवाब छुपा है इस बजट के सबसे चमचमाते पिलर में, 12.2 लाख करोड़। फाइनेंस मिनिस्टर ने इसे अमृत काल का सबसे मजबूत पिलर बताया है। यह है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरल भाषा में ये वो पैसा है जो सरकार नए भारत की बॉडी बनाने में खर्च कर रही है। बड़े हाईवेज, बुलेट ट्रेन्स और स्मार्ट सिटीज। सरकार ने यह लॉजिक दिया है कि अगर वो 1 रुपए सीमेंट और स्टील पर खर्च करेंगे तो वो इकोनॉमी में 2.5 रुपए का बदलाव लाएगा। इसे कहते हैं द मल्टीप्लायर इफेक्ट। यानी अगर सरकार 1 रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेगी तो स्टील की डिमांड बढ़ेगी, सीमेंट बिकेगी और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को रोजगार मिलेगा। सुनने में तो ये किसी मैजिक फॉर्मूला से कम नहीं लगता है, लेकिन इस मैजिक के पीछे एक असलियत छुपा हुआ है और वो ये है कि ये 12.2 लाख करोड़ सरकार अपनी कमाई से नहीं खर्च कर रही। बजट डॉक्यूमेंट साफ दिखाते हैं कि सरकार जो 1 रुपए खर्च करेगी उसमें से 26 पैसे सिर्फ उधार का होगा। यानी हम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं जिसकी बुनियाद ही कर्ज पर टिका हुआ है। कर्ज लेकर घर बनाना तब तक ठीक है जब तक उस घर में रहने वाले लोग कमा रहे हो। और यहां आती है इस कहानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, द मिसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब आप सोचेंगे अगर सरकार हाईवेज बना रही है तो प्राइवेट कंपनी से हमें क्या लेना देना? लेना देना है दोस्तों। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी का वो इंजन है जो जॉब्स देता है। जब एक कंपनी नई फैक्ट्री लगाती है तो वो सिर्फ सीमेंट नहीं खरीदती, वो हजारों लोगों को नौकरी देती है, उन्हें सैलरी देती है और वही पैसा मार्केट में वापस आता है। सरकार के 12.2 लाख करोड़ सिर्फ रास्ता यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, पर उस रास्ते पर चलने वाली गाड़ियां यानी इकोनॉमी तभी आएंगी जब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट मिसिंग क्यों है? इसके 2 बड़े कारण हैं। फर्स्ट, द क्राउडिंग आउट इफेक्ट। जब सरकार मार्केट से सारा पैसा खुद बोरो कर लेती है तो बैंक्स के पास प्राइवेट कंपनीज को देने के लिए पैसा कम बचता है। इससे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, यानी सरकार ने लोन लिया तो आपकी फैक्ट्री के लिए लोन महंगा हो गया। सेकेंड, कैपेसिटी अंडर यूटिलाइजेशन। आज देश में कंपनीज अपने फैक्ट्रीज को पूरी कैपेसिटी पर चला ही नहीं पा रही हैं। उनका कहना सिंपल है, जब आम आदमी के पास सामान खरीदने के पैसे ही नहीं है तो हम नई फैक्ट्री क्यों लगाएं? यही है वो डेड एंड। सरकार स्टील और स्टोन के ढांचे पर पैसा तो फूंक रही है ये सोचकर कि प्राइवेट कंपनीज भी पीछे पीछे आएंगी, पर असलियत में प्राइवेट कंपनीज डरी हुई हैं क्योंकि कंज्यूमर डिमांड ठंडा पड़ा है। 2026 के बजट में सरकार ने सप्लाई साइड यानी बनाने पर तो फोकस किया, पर डिमांड साइड यानी खरीदने की क्षमता को इग्नोर कर दिया। इसका नतीजा, हम 8 लेन एक्सप्रेसवेज तो बना रहे हैं पर उन पर चलने वाली गाड़ियों की सेल्स पिछले सालों के मुकाबले गिर रही है।
क्या ये सुपर पावर बनने का रोड मैप है या सिर्फ कर्ज लेकर बनाई गई एक टेम्पररी हेडलाइन? अब चलते हैं एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा पर। जैसे कि मैंने बताया, अब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करते और नए जॉब्स भी नहीं मिलती, तब देश की 65% आबादी यानी हमारे गांव के भाई बहन किस पर निर्भर होते हैं? रूरल एम्प्लॉयमेंट पर। पिछले 20 सालों से इसका सबसे बड़ा सहारा था मनरेगा, लेकिन इस साल के बजट में आपको यह नाम सुनने को भी नहीं मिलेगा। सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। मनरेगा का चेहरा बदलकर उसे एक नया चमचमाता नाम दिया गया है, वीवी जी राम जी। सरकार ने क्लेम किया है कि यह नया मिशन मनरेगा से कहीं बेहतर है, क्योंकि अब 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन का रोजगार मिलेगा। सुनने में तो ये एक तरह का प्रमोशन लगता है, लेकिन शब्दों के इस जाल में एक बहुत बड़ा कैच छुपा हुआ है। पहले मनरेगा में वर्कर की 100% मजदूरी सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, लेकिन इस नए वीवी जी राम जी में फंडिंग मॉडल को 60-40 कर दिया गया है। मतलब 40% खर्चा अब स्टेट्स को देना होगा। अब सोचिए, जो स्टेट्स पहले ही कर्ज में डूबी हुई हैं, वो क्या आपको काम देने के लिए अपना 40% पैसा निकाल पाएंगी? मनरेगा सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं थी, वो एक डिमांड बेस्ड राइट था। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब था कि अगर एक इंसान काम मांगता है तो सरकार को 15 दिन के अंदर काम देना ही पड़ेगा। अगर सरकार काम नहीं दे पाई तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता था। यह आपका हक था, कोई भीख नहीं। लेकिन नए मिशन में फंडिंग मॉडल को बदल दिया गया है। एक्सपर्ट्स को डर है कि यह एक राइट बेस्ड स्कीम से हटकर एक बजट लिमिटेड स्कीम ना बन जाए। पैसा खत्म तो काम बंद। पहले मनरेगा में सेंटर 100% मजदूरी देता था, इसीलिए पैसा का फ्लो कभी रुकता ही नहीं था। अब अगर स्टेट के पास मान लीजिए 40% पैसा है ही नहीं, तो हो सकता है सेंटर भी अपना 60% ना रिलीज करे। अब एक बात ध्यान से सुनिए, इस नए स्कीम को मनरेगा से ज्यादा फंडिंग दिया है सरकार ने, पूरे 95,000 करोड़। तो अब तक हम फालतू बातें कर रहे थे फिर? नहीं दोस्तों, एक्सपर्ट्स और सर्वेस के मुताबिक अगर सरकार सच में हर वर्कर को 125 दिन का काम देना चाहती है तो बजट कम से कम 2.3 लाख करोड़ होना चाहिए था। अगर हम सिर्फ सरकार का 60% हिस्सा भी कैलकुलेट करें तो 125 दिन का वादा पूरा करने के लिए उन्हें कम से कम 1.38 लाख करोड़ देने चाहिए थे, पर दिए कितने? सिर्फ 95,000 करोड़। मतलब सेंटर ने अपना पल्लू तो झाड़ ही लिया स्टेट्स पर बोझ डालकर, पर अपना खुद का डिस्काउंटेड शेयर भी पूरा नहीं कर पाया। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी को पार्टी पर बुलाएं, कहें कि बिल आधा आधा करेंगे और फिर अपना आधा हिस्सा देने के वक्त भी पॉकेट खाली दिखा दें। नतीजा वही होगा, पार्टी बीच में रुक जाएगी और मजदूर को काम नहीं मिलेगा। अब गांव से चलते हैं शहरों की तरफ। एक तरफ हम स्मार्ट सिटीज का सपना देख रहे हैं, पर इस बजट ने तो अर्बन डेवलपमेंट का फंड ही 11.6% कम कर दिया। और सबसे शॉकिंग डेटा, पॉल्यूशन कंट्रोल। पिछले साल सरकार पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए ऑन पेपर 10,300 करोड़ दिखाए थे, पर इस साल इसे स्लैश करके सिर्फ 191 करोड़ कर दिया गया है। यानी हवा साफ करने के लिए सरकार के पास ना नियत है ना पैसा। हम एक ऐसे विकसित भारत में रहने वाले हैं जहां रोड्स तो 8 लेन होंगे, पर सांस लेने के लिए हवा ही नहीं बचेगा। अब बात करते हैं उस इंसान की जो इस देश का इंजन है, लेकिन जिसे हर बजट में इंजन ऑयल की तरह जला दिया जाता है, द मिडिल क्लास। मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बार टैक्स सिंप्लीफिकेशन का जश्न मनाया है। कहा गया कि स्लैब्स आसान हो गए हैं, टैक्स भरने का बोझ कम हो गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने फाइन प्रिंट्स पढ़ा? इस सिंप्लीफिकेशन के पीछे एक ऐसा ट्रैप छुपा है जो आपकी आने वाली जनरेशंस की बुनियाद हिला देगा। सरकार ने धीरे धीरे उन सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया है जहां से हमारे माँ बाप सेविंग्स किया करते थे। LIC, PPF, होम लोन की छूट, ये सब सिर्फ टैक्स बचाने के तरीके नहीं थे, ये आम आदमी का एक सेफ्टी नेट था। मुश्किल वक्त के लिए रखा गया वो दिन का जो आज सरकार ने हमसे छीन लिया है। अब न्यू रिजिम को डिफॉल्ट बनाकर सरकार साफ साफ कह रही है, बचत मत करो, सिर्फ खर्च करो। इसका असर देखना है। RBI का डेटा चीख चीख कर कह रहा है 2026 में इंडियन हाउस होल्ड्स की नेट सेविंग्स पिछले 50 सालों के सबसे नीचे लेवल 5.2% पर गिर गई हैं।
हम एक ऐसी जनरेशन बन रहे हैं जिसके पास आज खर्च करने के लिए तो शायद 2 पैसे हैं, पर कल किसी बीमारी या बच्चों की पढ़ाई के लिए बैंक अकाउंट में कुछ नहीं होगा। सेविंग्स एक इंसान का सिक्योरिटी होती है, और कौन सा सुपर पावर बिना सिक्योरिटी के खड़ी हो सकती है। अब शॉक वैल्यू यहीं खत्म नहीं होती। सरकार ने उनको भी नहीं छोड़ा जो अपनी थोड़ी बहुत सेविंग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। सरकार ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT को इतना बढ़ा दिया है कि अब मार्केट में ट्रेडिंग करना किसी सजा से कम नहीं है। फ्यूचर्स पर लगने वाले STT 0.02% से 150 गुना बढ़ाकर सीधा 0.05% कर दिया गया है, और ऑप्शंस पे भी 0.1% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। इसका रिजल्ट, मैडम फाइनेंस मिनिस्टर की बजट की स्पीच खत्म भी नहीं हुई थी और सेंसेक्स एक झटके में 2800 पॉइंट्स नीचे गिर गया। इन्वेस्टर्स समझ गए कि अब मार्केट से मुनाफा आप नहीं, सरकार कमाएगी। इस बजट की सबसे बड़ी दुख की बात पता है क्या है? अगर हम देश का खजाना देखें तो इनकम टैक्स और GST मिलाकर देश की कमाई का 36% देते हैं। वहीं दूसरी तरफ देश की बड़ी बड़ी कंपनी से आने वाला कॉर्पोरेट टैक्स सिर्फ 18% है। यानी देश की तरक्की का बोझ एक आम टैक्स पेयर पर कॉर्पोरेट्स के मुकाबले दुगने हैं। एक तरफ मिडिल क्लास कर्ज में डूब रहा है और दूसरी तरफ हमारे बुजुर्गों की रेलवे कंसेशंस के लिए आज भी सिर्फ कंसिडरेशन ही है। जब सरकार 2200 करोड़ बचाने के लिए उन बुजुर्गों का सहारा छीन लेती है जो साल में एक बार अपने बच्चों से मिलने जाते हैं, तो हमें पूछना चाहिए, देश अमीर हो रहा है या सिर्फ सरकार का खजाना? हम एक ऐसा देश बन रहे हैं जहां ग्रोथ का मतलब सिर्फ बड़े बड़े हाईवेज हैं और प्रोग्रेस का मतलब खाली होता बैंक अकाउंट। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि सरकार का खजाना खुला है, तो देखिए वो खुला किसके लिए है। इस बजट में एक और बड़ा ऐलान हुआ। फॉरेन कंपनीज को इंडिया में डेटा सेंटर्स खोलने पर 20 साल का टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा। वही कंपनीज जो $1 ट्रिलियन का मुनाफा कमाती हैं, उन्हें 20 साल तक ₹1 भी टैक्स नहीं देना होगा। ये सुनने में डिजिटल रिवॉल्यूशन लगता है, लेकिन असलियत में ये एक एनवायरमेंटल सुसाइड नोट है। जिन डेटा सेंटर्स की बात हम कर रहे हैं वो हजारों सर्वर्स की मैसिव बिल्डिंग्स होती हैं जो 24 घंटे गर्मी पैदा करती हैं। इन्हें ठंडा रखने के लिए 2 चीजें चाहिए होती है, बेइंतहा बिजली और करोड़ों गैलन पानी। एक मीडियम साइज डेटा सेंटर उतनी बिजली खाता है जितनी हमारे देश के 80,000 घरों को रोशन करने के लिए काफी है। आयरलैंड में आज हालात यह है कि वहां की 21% बिजली सिर्फ डेटा वैम्पायर्स पी रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोगों के लिए बिजली के दाम आसमान छू रहे हैं। इन सर्वर्स को पिघलाने से बचाने के लिए इवापोरेटिव कूलिंग का इस्तेमाल होता है। ये सेंटर्स हमारे पीने के साफ पानी को खींचते हैं, उससे सर्वर्स के ऊपर से गुजारते हैं और वो पानी भाप बनकर उड़ जाता है। ये पानी साइकिल नहीं होता, ये खत्म हो जाता है। एक दिन में 50 लाख गैलन तक। उरुग्वे जैसे देशों में जब ऐसी डील हुई तो वहां 74 साल का सबसे बड़ा वाटर क्राइसिस आ गया। लोगों को खराब पानी पीने पर मजबूर किया गया ताकि गूगल्स के सर्वर्स ठंडे रह सकें। वहां के लोग सड़कों पर उतर आए क्योंकि उनके बच्चे प्यासे थे और कंप्यूटर्स ठंडे। अब कनेक्ट कीजिए इन डॉट्स को। एक तरफ हमारे बुजुर्गों की 2200 करोड़ की रेलवे कंसेशन छीन ली गई क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ $1 ट्रिलियन विदेशी कंपनियों को जो हमारी बिजली खत्म करेंगी, जो हमारा पानी निचोड़ेंगी, उन्हें हम 20 साल तक टैक्स फ्री बुलाएंगे। मिडिल क्लास से इनकम टैक्स और GST निचोड़ा जा रहा है और विदेशी कंपनियों को टैक्स हॉलिडे के साथ हमारे नेचुरल रिसोर्सेस तोहफे में दिए जा रहे हैं। ये प्रोग्रेस नहीं है दोस्तों, ये हमारे आने वाले कल का क्लियरेंस सेल है। अब मैं आपसे इस बजट का वो सच शेयर करता हूं जो हमें विकसित भारत के सपने से जगा देगा। असली डेब्ट ट्रैप का जाल किसी मोबाइल फोन के ऐप में नहीं, बल्कि हमारी सरकार की बैलेंस शीट में छुपा हुआ है। आज इंडिया डेब्ट लेड ग्रोथ के रास्ते पर है। हम कर्ज लेकर हाईवेज तो बना रहे हैं, लेकिन उन कर्जों का ब्याज आज हमारी सबसे बड़ी मजबूरी बन चुका है। सरकार के हर ₹1 खर्च में से 25 पैसे यानी कि टोटल बजट का 25% से पुराने कर्जों का ब्याज भरने में चला जाता है। ये वो पैसा है जो ना सड़क बना रहा है, ना हॉस्पिटल और ना ही कोई फैक्ट्री। ये डेड मनी है। इसकी तुलना हमारे बच्चों के भविष्य से कीजिए। एजुकेशन का बजट आज भी GDP के 3% के नीचे अटका है। सोचिए
सोचिए देश की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। जब ब्याज भरने का बजट हमारी अगली पीढ़ी की पढ़ाई के बजट से 8 गुना हो जाए तो समझ लीजिए कि देश की बुनियाद भटक चुकी है। दूसरी तरफ वियतनाम और चाइना का एग्जाम्पल देखिए। उन्होंने पहले अपनी जनता की एजुकेशन और हेल्थ केयर पर इन्वेस्ट किया, अपने लोगों को कुछ ऐसा तैयार किया कि जब फैक्ट्रीज आए तो उनका एक एक नौजवान उन हाईटेक जॉब्स को संभाल सके। उन्होंने इंसान को असेट्स में बदला। वियतनाम ने 1990s में अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा स्कूल्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में झोंक दिया था। नतीजा, आज जब एप्पल और सैमसंग वहां जाते हैं तो उन्हें स्किल्ड वर्कफोर्स मिलती है, सिर्फ मजदूर नहीं। अगर हम उनसे हमारा कंपैरिजन करें तो हमने उल्टा किया है। हम वर्ल्ड क्लास सड़कें तो बना रहे हैं, लेकिन क्या हमने उन इंसानों पर इन्वेस्ट किया जो इन सड़कों को विकसित भारत की रफ्तार देंगे? तो दोस्तों, सारी फाइल्स खुल चुकी हैं। अब फाइनल वर्डिक्ट क्या है? बजट 2026 एक ऐसा बजट है जो एक्सेल सीट्स पर तो 10 आउट ऑफ 10 है, पर जब हमने पर्दा हटाया तो हमें दिखा बहुत सारे हिडन क्राइसिस और फ्लॉज। सुपर पावर वगैरह का तो पता नहीं, पर यह बजट एक पीआर मास्टर क्लास जरूर था। आपको क्या लगता है, क्या यह भविष्य आपका है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि जब तक आप चुप हैं तब तक यह बजट आपका रोड मैप नहीं, सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज है। मेरा नाम है शुभ। सवाल पूछते रहिए, क्योंकि आवाज ही असली तरक्की की पहचान है। जय हिंद।